Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, today we are going to discuss all the amendments applicable for 2021 exam. सर इससे पहले कि हम amendments discuss करें, आप हमें ये बताइए what are the amendments applicable to us? हमें कौन कौन से amendments applicable है, amendment की intensity क्या है and how we are going to deal with that amendment. तो पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं. For November 2021 or May 2021 exam, rather June as well as December 2021 exam, applicable Finance Act is Finance Act 2020 as per the institute guideline. जो आपको एक्ट एप्लीकेबल होता है वो जिस ईयर एग्जाम आपके होते हैं उसके ठीक पहले वाला एक्ट आपको एप्लीकेबल होता है. आपके एग्जाम 2021 में, मीनिंग देयर बाय फिनांस एक्ट 2020 एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू. वेरी इंपॉर्टेंट, फिनांस एक्ट 2021 आपको एप्लीकेबल नहीं है. मैंने क्या कहा? फिनांस एक्ट 2021 नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू 2021 एग्जाम. ठीक है, तो आपको जो एप्लीकेबल एक्ट है वो कौन सा है? फिनांस एक्ट 2020. इन एडिशन टू दैट, बिकॉज ऑफ द कोविड आउटब्रेक, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए थे और रिलैक्सेशन के लिए जो उन्होंने एक्ट लाया था, that one is a taxation and other laws relaxation and amendment of certain provisions act 2020. तो इस पर्टिकुलर एक्ट में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रोविजंस आए थे जिसे बाद में रिस्पेक्टिवली एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया और वो अमेंडमेंट्स भी आपको एप्लीकेबल है. तो हमें ये एक्ट भी, इस एक्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा. आंसर इज यस. इन एडिशन टू दैट all the amendments up to, कब तक सर? all of you are aware as per the guideline of the institute, आपका जिस मंथ में एग्जाम होता है उस मंथ के 6 मंथ पहले तक के सारे अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल होते हैं. यस, दैट इज द रीजन कि अमेंडमेंट्स अप टू 30th नवंबर 2020 एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू. जिनके एग्जाम में 2021 में सर एग्जाम एक्सटेंड हो गए तो भी क्या हमें ये एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, 30th नवंबर तक ही एप्लीकेबल होगा. उसके बाद के अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, बट यदि आपका एग्जाम जो है वो नवंबर में है तो अप टू 30th अप्रैल 2021 जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं ऑल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है. व्हाट आर द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल टू यू. सर अब अमेंडमेंट जो आए हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है? बेटा अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है और इंटेंसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है. यदि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग 3-4 अमेंडमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे अमेंडमेंट्स बहुत ही कॉन्ज्यूमेंट छोटे हैं या फिर टैक्स रेट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है. डेट्स इट. 3-4 अमेंडमेंट्स जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, बाकी सब नॉर्मल अमेंडमेंट्स हैं. ठीक है सर, हम कैसे अप्रोच करने वाले अमेंडमेंट्स को? तो बेटा अमेंडमेंट्स में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, पहले हम डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे चैप्टर वाइज एंड आफ्टर दैट विल कम टू द इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट, दैट इज द जीएसटी अमेंडमेंट्स. डायरेक्ट टैक्स में भी अमेंडमेंट चैप्टर वाइज जो कवर करेंगे उसकी दैट इज क्लिप भी जो है, रिकॉर्डिंग भी मैं चैप्टर वाइज ही करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट आपके लिए बहुत ईजिली हो जाए उसे कवर अप करना. ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है दैट इज अ रेसिडेंशियल स्टेटस. very important amendment introduced by the institute. very important, not institute, government. very important amendment introduced by the government. रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है. सर अमेंडमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 अमेंडमेंट किए हैं. कितने अमेंडमेंट किए हैं? 2 अमेंडमेंट बेसिकली यहाँ पर हुए हैं. और अमेंडमेंट करते समय इवन दो गवर्नमेंट से, दैट इज जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस इंटेंसिटीज के साथ गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था वो ऑब्जेक्टिव कहीं पीछे छूट गया था, इसलिए फर्दर बाद में सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया अमेंडमेंट में ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो सके. ठीक है, अमेंडमेंट्स कहाँ किया गया है? पहला अमेंडमेंट, गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ 6(1)(a) अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट्स. क्या? अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन, अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है. इन एडिशन टू दैट जो आपका जनरल केस था,
विजिटिंग इनटू इंडिया, एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इनटू इंडिया, उसमें भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है और जो क्राइटेरिया 182 डेज का था उसे उन्होंने चेंज किया है। एज ऑफ नाउ मैंने अभी आपको यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया अमेंडमेंट कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा पहले आप ये समझ लीजिए रेसिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट कहाँ है, ठीक है। वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस में अदर के केस में, अदर मतलब वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 64 कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। कंपनी वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 63 कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। HUF वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 62, इवन इसमें भी कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, नो अमेंडमेंट्स एट ऑल। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों प्रोविजंस में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। जो अमेंडमेंट आया है दैट वन इज इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल। अर्लियर डेज में इंडिविजुअल की बातें करने के लिए हम सेक्शन 61 रेड विथ क्या करते थे सर, रेड विथ हम करते थे सेक्शन 66, ठीक है। नाउ इन एडिशन टू दैट अब यहाँ पर आपको सेक्शन 61A भी रेफर करना पड़ेगा जो अमेंडमेंट का पार्ट है, जो अमेंडमेंट का पार्ट है। मतलब जो अमेंडमेंट हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस में दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनली, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनली, उसके अलावा और कहीं पे कोई अमेंडमेंट है क्या, नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल के लिए अमेंडमेंट क्या हुआ, तो इससे पहले कि आप अमेंडमेंट देखें, आई नो डैट आप इसे पढ़ सकते हैं बट पढ़ने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज अमेंडमेंट जो है ना वो थोड़ा सा डेट इज कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो अनटिल अनलेस आप उसे प्रॉपर वे में समझे ना तब तक वो अमेंडमेंट आपको क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम उस अमेंडमेंट को प्रॉपरली समझ लेते हैं कि वो एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर रेफर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जो आप देखते थे वो किस तरीके से हम देखते थे सर। इंडिविजुअल के केस में बेसिकली हम क्या करते थे, यस एनीबडी बताइए। इन केस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हमने क्या किया था सर, हम बोलते थे सेक्शन 61 रेड विथ सेक्शन 66 अलॉन्ग विथ 230। इसे बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे और वो दो पार्ट कौन से होते थे, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 230 जो सिंपली बोलता था अदर देन रेसिडेंट ऑल आर नॉन रेसिडेंट। एंड व्हाट इज रेसिडेंट, तो ये 61 में हमें बेसिक कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता था। तो रेसिडेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए वी नीड टू चेक बेसिक कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर 61। और बेसिक कंडीशन हमें क्या बोलती थी, इफ एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन दैट इंडिविजुअल इज रेसिडेंट। इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या हुआ, इफ नन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन नॉन रेसिडेंट। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब यदि इंडिविजुअल आपका रेसिडेंट हो जाता था तो हम उसे फर्दर क्लासिफाई करते थे इन ROR और RNOR, मतलब रिस्पॉन्सिबल है या इररिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और इसके लिए हमारे पास हुआ करती थी एडिशनल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 66। If both additional conditions satisfied by that individual, then that individual is considered as resident and ordinarily resident. However, if none of the additional conditions satisfied or only one additional condition is satisfied, then that individual is considered as resident but not ordinarily resident. Clear है यहाँ तक। यदि वो बंदा ROR होता था, इंडिविजुअल ROR होता था, then global income is going to be taxable. However, यदि वो नॉन रेसिडेंट होता था then only Indian income is taxable. But RNOR होगा तो हम क्या बोलते थे, Indian income by default taxable. In addition to that, foreign income which is derived from the business controlled from India or profession set up in India is going to be taxable, meaning thereby other foreign income not going to be taxable in the hands of RNOR. ये सब कुछ आपने पहले से पढ़ रखा है, इसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट का इम्पैक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ है कि रेसिडेंशियल स्टेटस में जब हम बेसिक कंडीशन देखते हैं तो पहली बेसिक कंडीशन तो आपको क्या बोलती है सर, फर्स्ट बेसिक कंडीशन हमको बोलती है इफ इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज देन दैट इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। क्लियर है।
इफ फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड देन वी विल कम टू द सेकंड वन. सेकंड वन क्या बोलती थी? स्टे इन इंडिया इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर for more than or equal to 60 days and 365 days or more in a 4 preceding previous year. In a 4 preceding previous year. क्लियर है? बात समझ में आई? यहां तक कोई अमेंडमेंट्स मैंने आपको नहीं बताया है. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. सर जब हम सेकंड कंडीशन पढ़ते थे तो हम उसके एक्सेप्शन देखते थे. Meaning thereby there are certain cases in respect of which second condition is not applicable. Meaning thereby criteria is only first condition. यदि पहली condition आपकी satisfied हो गई तो फिर resident, otherwise नॉन रेसिडेंट, स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट. आपको और कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है. सर व्हाट आर दैट केसेस? तो बेटा ऐसे हमारे कितने केसेस हुआ करते थे? बेसिकली वो हमारे 3 केसेस हुआ करते थे. फर्स्ट केस, इफ इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया for the purpose of employment outside India. Second case, Indian citizen leaves India as a crew member of Indian ship. अच्छा, ये दोनों केसेस में हमारा जो इंडिविजुअल है वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है. इन दोनों ही केसेस में, पहले दोनों केसेस जिसमें सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, मीनिंग देयर बाय क्राइटेरिया इज ओनली फर्स्ट कंडीशन. मीनिंग देयर बाय क्राइटेरिया इज ओनली फर्स्ट कंडीशन. दोनों ही केसेस में इंडिविजुअल इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा है. इफ इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, ओके, और इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर. क्रू मेंबर मतलब एम्प्लॉय ऑफ द शिप. कौन सा शिप? इंडियन शिप, फॉरेन बाउंड शिप. ओके, ये 2 केसेस. अब इसका थर्ड केस क्या होता था? सर थर्ड केस जो था वो बोलता था इफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया देन ऑल्सो सेकेंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल. और बेसिकली यही वो पार्ट है जहां पर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर रखा है. कौन सा पार्ट है? दिस वन. इसी पार्ट में अमेंडमेंट है और वही अमेंडमेंट आज हमें देखना है. अच्छा सर, यहाँ पर आपने जो CBTT लिख रखा है ये क्या है? तो ऑल ऑफ यूर अवेयर, क्रू मेंबर के कैलकुलेशन ऑफ स्टे इन इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने रूल नंबर 126 आपको इशू किया था. तो वो रूल नंबर 126 हमें देखना पड़ता है, जिसमें हम बोलते हैं कि स्टे इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप शैल बी कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग, बोलो, फैशन. कैसे? जो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर लेस पीरियड बिटवीन द साइनिंग इन एंड साइनिंग ऑफ इन अ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. क्लियर है? तो वो हमें पता है. अब मेजरली हम फोकस करेंगे अमेंडमेंट के ऊपर. अमेंडमेंट कहाँ हुआ है? अमेंडमेंट हुआ है बेसिकली यहाँ पर. फर्स्ट अमेंडमेंट की मैं बात करूं और जो पहला अमेंडमेंट हुआ है वो यहाँ पर हुआ है. यहाँ पर पहला अमेंडमेंट क्या है? बेसिकली पहला अमेंडमेंट ये है कि एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया देन वी विल कंसीडर हिम एज अ RNOR. We will consider him as a resident, not ordinary resident, if he resides in India for more than or equal to 120 days and less than 182 days. अभी तक हम क्या बोलते थे कि सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल. इसका मतलब ये होता था कि यदि 182, यदि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम टू विजिट इंडिया फॉर 182 डेज और मोर देन दे कैन बी रेसिडेंट, अदरवाइज स्ट्रेट अवे आप नॉन रेसिडेंट बोल सकते थे. क्लियर है? बट अब यहाँ पे उन्होंने एक थर्ड क्राइटेरिया भी ला दिया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया कैन बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे आर लेस देन 182 डेज बट मोर देन और इक्वल टू 120 डेज. ये पहला अमेंडमेंट है. बट इन एडिशन टू दैट दूसरा अमेंडमेंट भी इन्होंने कर रखा है. सो दूसरा अमेंडमेंट क्या किया? 6(1)(a) में, जिसमें डीम्ड रेसिडेंशियल स्टेटस दिया गया RNOR का. अब अमेंडमेंट क्या है पहले आप ये देखो, फिर वापस से मैं आपको यहां पर लाऊंगा. सर अमेंडमेंट क्या है? देखो, न्यू सेक्शन 6(1)(a) क्या बोलता है आपका? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1. जैसे ही गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लिखा वैसे ही गवर्नमेंट फंस गई. मैंने कहा ना, गवर्नमेंट ने जब पहली बार फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट लाया, 6(1)(a) इंट्रोड्यूस किया तो उनसे गलती हो गई. उस गलती को सुधारने के लिए फिर हमने क्या दिया? एक्सप्लेनेशन दिया कि सुनो सुनो सुनो,
जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो कुछ और था, बट बिकॉज ऑफ द वर्डिंग ऑफ 6(1)(a) वो सप्रेस्ड हो गया, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन देके उसे नलीफाई कर रहे हैं। पहली बात तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 6(1) का मतलब ये होता है कि 6(1)(a) इज गोइंग टू बी प्रिवेल ओवर 6(1). क्लियर है? 6(1)(a) गोइंग टू बी प्रिवेल ओवर 6(1). अब 6(1)(a) बोलता क्या है सुनो, इंडिविजुअल, देखो क्या लिखा है, इफ एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख रुपीस, कितने से ज्यादा है? 15 लाख से ज्यादा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, that is during the relevant year, shall be deemed to be resident in India in that previous year, and if he is not liable to tax in any other the country, if he is not liable to tax in any other country or territory because of the residence of, because of reason of residence or domicile। क्या बोला सर? नहीं समझ में आया? डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये सारी चीजें हम बहुत ही नलीफाई कर लेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है? ये सब फालतू बात है। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो हर एक इंडिविजुअल जिसकी फॉरेन सोर्स को छोड़ के जो इनकम है डेट वन इज मोर देन 15 लाख, ठीक है, उन्हें हम बाय डिफॉल्ट, और जो बिकॉज ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं हो रहा है, उन्हें हम बाय डिफॉल्ट RNOR मान लेंगे। क्या मान लेंगे? RNOR। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था? ये प्रोविजन उन लोगों के लिए बनाया गया, वो इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया जो बहुत प्रॉपरली प्लान करके हर एक कंट्री में स्टे करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस प्योरली डिपेंड ऑन द सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, सेट ऑफ रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन पर्टिकुलर एक्ट। तो वो इस तरीके से अपना स्टे प्लान करते थे ईच एंड एवरी कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, ईच एंड एवरी कंट्री में, कि वो किसी भी कंट्री के रेसिडेंट ना हो। अब किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं है तो इसका मतलब उनकी कुछ इनकम्स ऐसी होगी जो किसी भी कंट्री में टैक्स ही नहीं हो रही होंगी, गवर्नमेंट उस इनकम को टैक्स करना चाहती होगी, ठीक है? मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक इंडिविजुअल है, हमारा एक सपोज इंडिविजुअल है जिसका स्टे, ये इंडिविजुअल जो है ये इंडियन सिटीजन है, क्या है बेटा? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया में स्टे करता है। सपोज 180 डेज मैंने स्टे किया। अब मुझे बताइए 180 डेज यदि मैंने स्टे किया है, कम्स टू विजिट इंडिया, इंडियन सिटीजन हु इज कम्स टू विजिट इंडिया फॉर 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो पुराने प्रोविजन में मुझे स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट मान लिया जाता था, बिकॉज आई एम इंडियन सिटीजन कम्स टू विजिट इंडिया, सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, ओनली क्राइटेरिया इज फर्स्ट कंडीशन, तो मैं तो नॉन रेसिडेंट हो गया। अच्छा, नॉन रेसिडेंट है, इसका मतलब सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? सर ओनली इंडियन इनकम, यस, इंडियन इनकम से मेरी टैक्सेबल होगी और कोई इनकम मेरी टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने सोचा अरे देखो ये बिजनेस इनकम कमा रहा है, प्रोफेशन इनकम कमा रहा है, बिजनेस उसका सेटअप कहाँ है? इंडिया में, प्रोफेशन सेटअप कहाँ पर? इंडिया में, बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से, तो वो फॉरेन इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, वो इनकम तो अनटैक्स हो जा रही है क्योंकि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है। अच्छा, एट द सेम टाइम वो इनकम इंटायर वर्ल्ड में और कहीं भी टैक्स नहीं हो पा रही, बिकॉज वो और किसी कंट्री का भी रेसिडेंट नहीं है। इस तरीके से उसने स्टे प्लान किया कि दूसरी कंट्री में भी वो स्टे नहीं है। मतलब ये पर्सन कैसा है? तो गवर्नमेंट ने बोला ये ऐसा पर्सन है जो कि स्टेटलेस है। स्टेटलेस मतलब क्या? जिसका किसी भी कंट्री में रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है। तो ऐसे लोगों को हम पकड़ना चाहते थे, तो हमने बोला जी इसको मान लो कि ये डीम टू बी RNOR है। क्या है? डीम टू बी RNOR। अब मुझे बताओ, जब आपने इसे मान लिया, आपने कहा कि इसकी इनकम क्या 15 लाख से ज्यादा है? हमने कहा हाँ जी। आपने कहा क्या इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया? हमने कहा हाँ। आपने कहा क्या ये स्टेटलेस है? हमने कहा हाँ। और जैसे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आपने मुझे कहा कि मान लो डीम टू बी RNOR, ये बंदे को क्या मान लो? RNOR। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने इसे RNOR माना तो क्या मेरी इंडियन इनकम टैक्सेबल? वो तो वैसे भी होनी थी, बट अब क्या वो फॉरेन इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी क्या? यस। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था कि हमें उन लोगों की, वो ऐसे स्टेटलेस लोगों की इनकम को टैक्स करना है जो कि बिकॉज ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस या डोमिसाइल किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं हो पा रहे हैं। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर था,
बट गवर्नमेंट ने जब 6(1)(a) की वर्डिंग ड्राफ्ट की तो उन्होंने क्या बोला, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई इंडिविजुअल being a Indian citizen or person of Indian origin comes to visit India even for more than 182 days, but also he will considered as RNOR। इवन वो ROR बन सकता था, बट बिकॉज ऑफ दिस 6(1)(a) का प्रोविजन अब वो क्या हो गया, RNOR हो गया। अच्छा, ROR बनता तो क्या होता, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन वो क्या बन जाएगा, RNOR। गवर्नमेंट से ब्लंडर मिस्टेक हो गई, लेने गए थे दूल्हे को, लेने गए थे दुल्हन को, बाराती भी छोड़ के आ गए। बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ अरे हमने क्या कर दिया, तो गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके बोला फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज hereby declared that this clause shall not apply, this clause shall not apply, this clause shall not apply in a case of an individual who is said to be resident in terms of 6(1)। इसका मतलब अब ये हुआ कि जहां 6(1) एप्लीकेबल हो जाएगा वहां 6(1)(a) की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बाद में उन्होंने अमेंडमेंट किया। क्यों अमेंडमेंट किया समझ में आया, क्योंकि हमसे ब्लंडर हो गया था, हमने वो ROR जिसकी ग्लोबल इनकम हम ऑलरेडी टैक्स कर रहे थे उनको भी RNOR बना दिया 6(1)(a) में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये पहला अमेंडमेंट था, अभी भी अमेंडमेंट क्लियर आपको मैंने नहीं बताया, थोड़ा पेशेंस रखो, आएगा। अब सेकेंड पार्ट, स्पेशल कैटेगरी क्या बोल रहा है, सेकेंड अमेंडमेंट है ये। क्या अमेंडमेंट है, इफ केस ऑफ द सिटीजन ऑफ Indian citizen or person of Indian origin having total income other than the foreign source income exceeding 15 lakh, he will be considered as resident यदि उस बंदे का स्टे इंडिया में 120 डेज और मोर बट 181 डेज से 182 डेज से कम है, तो हम उसे क्या मान लेंगे, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों अमेंडमेंट्स आपने पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए। सर फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है, तो इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। चलो अब मैं इसको एक्चुअल में आपको समझाता हूं कि अमेंडमेंट है क्या। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं ना आपको वैसे वैसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। चार्ट थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया जरूर है, बट वो एक ही चार्ट में इंडिविजुअल कंप्लीटली कवर है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि किसी भी इंडिविजुअल का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किसी भी इंडिविजुअल का स्टे इन इंडिया इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर लेस देन 60 डेज है, 60 दिन से कम वो इंडिया में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में था, तो स्ट्रेट अवे आप उसे नॉन रेसिडेंट बोल लो विदाउट एनी सेकेंड थॉट, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो आज के बाद जब भी मैं आपको बोलूंगा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल का स्टे इन इंडिया इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर लेस देन 60 डेज है, तो स्ट्रेट अवे आप उसे नॉन रेसिडेंट बोल देना। दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, यदि किसी भी इंडिविजुअल का स्टे इन इंडिया इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज है, तो स्ट्रेट अवे वो रेसिडेंट है, उसमें आपको कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। और क्योंकि वो रेसिडेंट है तो फर्दर वी नीड टू चेक बाय एडिशनल कंडीशन कि वो ROR है या RNOR है। यहाँ पे डीमिंग फिक्शन काम नहीं करेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। यदि उस बंदे ने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो वो ROR है, अदरवाइज RNOR। ROR हुआ तो आप उसके हाथ में क्या करना, ग्लोबल इनकम टैक्स करना। RNOR हुआ तो क्या करोगे, बोलो। RNOR हुआ तो क्या करेंगे सर, RNOR हुआ तो हम उसके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम डिराइव फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया टैक्स करेंगे। वेरी गुड, ये आपका सेकंड क्राइटेरिया हो गया। यहां तक तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी डाउट होगा। क्या क्या मैंने कहा है सुनिए, मैंने कहा जी पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि यदि स्टे इन इंडिया, हमारे इंडिविजुअल का जो स्टे है वो इंडिया में लेस देन 60 डेज है, तो स्ट्रेट अवे वो नॉन रेसिडेंट, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। यदि स्टे इन इंडिया इंडिविजुअल का मोर देन और इक्वल टू 182 डेज है इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो रेसिडेंट है और हम उसे फर्दर क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल कंडीशन। यदि वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो मैं उसे ROR बोलूंगा, अदरवाइज मैं उसको क्या बोलूंगा, RNOR। ये दो केसेस क्लियर है, हाँ जी सर। अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, वो सारे इंडिविजुअल जिसका स्टे 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा बट 182 डेज से कम है,
उनके लिए अब हमें बहुत सारी बातें समझनी पड़ेगी। तो अब ये मेरा पार्ट स्टार्ट होता है थर्ड वन। ये कौन सा पार्ट है हमारा? थर्ड वन, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जिसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। अब ध्यान से देखिए, इस थर्ड पार्ट में सबसे पहले मैंने कवर किया इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इन दोनों में कोई अमेंडमेंट नहीं है। यदि ऐसे इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यदि आपका स्टे 60 या 60 डेज से ज्यादा बट 182 डेज से कम है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? नॉन रेसिडेंट। स्ट्रेट अवे आप नॉन रेसिडेंट बोलो, दिमाग ही नहीं लगाना। समझ में आया क्या आपको? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्या कहा मैंने? देखो, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप और इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इसमें कोई अमेंडमेंट का इंप्लीकेशन नहीं है। इसका मतलब ओनली क्राइटेरिया इज फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन क्या मैंने यहीं पर पहले वाले केसेस में ही सेटल कर दी क्या? यस, कि यदि वो इंडिविजुअल 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है या 182 डेज के इक्वल इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट बोल देना। इसका मतलब क्या? 182 डेज से कम होगा तो स्ट्रेट अवे हम उसे नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। तो पहला केस, ये वाला जो ए नंबर का केस है वो आपका क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब सेकेंड केस, अब अमेंडमेंट वाला। अमेंडमेंट क्या? इफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कम्स टू विजिट इंडिया। यदि कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करने आते हैं, क्या करने आते हैं? कम्स टू विजिट इंडिया। ये अमेंडमेंट का जो पार्ट है ना वो ये वाला है, कम्स टू विजिट इंडिया and such person having a total income other than the foreign source income। FSI का यहां पर मतलब क्या है? foreign source income। और ऐसे इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया विजिट करने आ रहा है, जिसकी टोटल इंडियन इनकम, आप अदर इंडियन इनकम भी बोलो क्या, जिनकी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख या 15 लाख से कम है। क्या कहा मैंने? 15 लाख या 15 लाख से कम है, स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट बोल दो, वो हमेशा नॉन रेसिडेंट ही रहेंगे। क्योंकि जो अमेंडमेंट्स आया है वो दोनों अमेंडमेंट्स में उन्होंने एक जो बात बोली है वो क्या बोली है कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख। एक्सीडिंग 15 लाख का मतलब क्या होता है? 15 लाख से ज्यादा। इसका मतलब एग्जैक्ट 15 लाख या 15 लाख से कम है तो वो तो फिर नॉन रेसिडेंट हो गए। अब यदि 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा? अब मैं उनका स्टे देखूंगा। यदि उसका स्टे 120 डेज या 120 डेज से ज्यादा बट 182 डेज से कम है तो रेसिडेंट। डेट टू RNOR। स्ट्रेट अवे यहां पर एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप क्या बोल देना? RNOR। यदि उनका टोटल स्टे 120 या 120 डेज से ज्यादा एंड 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। हाउएवर, यदि ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करते, मतलब सपोज कोई इंडियन सिटीजन कम टू विजिट इंडिया जिसकी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है बट वो 120 डेज से कम इंडिया में रहता है, 120 डेज से कम इंडिया में रहता है, नॉन रेसिडेंट। 120 डेज से ज्यादा इंडिया में बट पिछले 4 सालों में 365 दिन से कम है तो भी नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? तो अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। समझ में आया आपको? समझ में आया यहां तक? अच्छा, इन दोनों केसेस को छोड़ के बाकी जितने भी केसेस बचे, सर बाकी केसेस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, आई एम इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल्स, बस घूमने गए हम तो बाहर इंडिया के, तो हमारे लिए क्या सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल है? यस, हम एक्सेप्शन में नहीं आते। तो यदि आप 60 डेज या 60 डेज से इंडिया में ज्यादा हो और 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर तो हम आपको रेसिडेंट मानेंगे और उस केस में वी नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। ये अदर केस है, जनरल वाला। और यदि 60 दिन से भी कम है या 60 दिन से तो ज्यादा है बट 365 दिन पिछले 4 सालों में आप इंडिया में नहीं हो तो नॉन रेसिडेंट। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो देखो, सबसे पहले यदि कोई भी इंडिविजुअल व्हाटएवर इट मे बी, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, व्हाटएवर इट मे बी, इंडिया से आ रहा है, इंडिया से जा रहा है किसी भी पर्पस के लिए, 60 दिन से कम यदि इंडिया में, तो स्ट्रेट अवे उससे आप क्या बोल दो? नॉन रेसिडेंट। और कोई भी इंडिविजुअल यदि 182 या 182 डेज से ज्यादा इंडिया में तो उसे रेसिडेंट बोल दो स्ट्रेट अवे। ये पहले 2 केसेस में आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए।
यदि 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा है तो रेसिडेंट, और रेसिडेंट तो फर्दर एडिशनल कंडीशन चेक करना, और यदि दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो ROR, अदरवाइज RNOR। प्रॉब्लम कहां पे आने वाली है? जहां पर वो बंदा 182 डेज से कम बट 60 डेज या 60 डेज से ज्यादा है। तो उस केस में पहला सिचुएशन क्या हो सकता है कि यदि वो इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, तो उस केस में स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट बोल दो, क्योंकि यहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा केस क्या हुआ सर? दूसरा केस ये हुआ कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, तो सबसे पहले उसकी टोटल इनकम चेक करो। इफ टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट बोल दो, उसके लिए भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट इफ इट इज मोर देन 15 लाख, इफ इट इज मोर देन 15 लाख, तो अब चेक करो उसका स्टे कितना है। स्टे 120 या 120 डेज से ज्यादा है, और पिछले 4 सालों में 365 डेज एंड 365 डेज इन अ लास्ट 4 ईयर, देन ही इज अ रेसिडेंट। बट स्ट्रेट अवे उसे क्या मान लेना है? RNOR। अब आपको एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, डीमिंग फिक्शन गवर्नमेंट ने लगा रखा है, डायरेक्टली क्या मानना? RNOR। बट यदि उसका स्टे 120 डेज से कम है या 120 डेज से ज्यादा तो है, बट पिछले 4 सालों में 365 या 365 दिन से कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 365 दिन से कम है, सॉरी, तो हम स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। अच्छा, इसको छोड़ के बाकी सारे केसेस, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सिटीजन इंडिया में कितने दिन के लिए? 130 डेज के लिए। तो अब आपको क्या फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं, तो सेकंड कंडीशन आएगा क्राइटेरिया, यस। तो हम चेक करेंगे 60 दिन से ज्यादा है, 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा है, यस, एंड 365 डेज एंड मोर इन अ 4 प्रीसीडिंग ईयर, यस, तो हम बोलेंगे रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इन सब में एक फोर्थ पार्ट आता है जिसमें गवर्नमेंट ने डीमिंग फिक्शन लगा रखा है। वो कौन से पर्सन? स्टेटलेस पर्सन। मेरे चार्ट में मैंने बस एक ही इंडिविजुअल को कवर नहीं किया, वो इंडिविजुअल जो कि स्टेटलेस है। आपने यदि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनी होगी, बजट स्पीच 2020 की, तो उन्होंने स्टेटलेस पर्सन वर्ड यूज किया था। दैट इज द रीजन मैं भी वही यूज कर रहा हूं। सर स्टेटलेस पर्सन मतलब क्या? मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो किसी भी कंट्री के लिए रेसिडेंट नहीं है बिकॉज ऑफ डोमिसाइल और रेसिडेंस क्राइटेरिया। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो इस तरीके से अपना स्टे प्लान करते हैं कि वो किसी भी कंट्री के लिए रेसिडेंट ना हो, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये 61A का प्रोविजन बनाया, और ये डीमिंग फिक्शन है। डीमिंग फिक्शन है मतलब क्या? ये क्या बोलता है कि व्हेनेवर इंडियन सिटीजन, देखो क्या बोल रहा है, व्हेनेवर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पॉइंट नंबर 1, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल income other than the foreign source income exceeding rupees 15 lakh during the previous year, and है मतलब क्या है कि ये cumulative condition, and he is not liable to pay tax because of the reason of domicile or residence or any other similar criteria, and he is not resident under section 61। ऐसा मैंने क्यों लिखा? because of the explanation कि वो 61 में रेसिडेंट नहीं हो पाया क्योंकि उसका स्टे 180 डेज से कम था। तो प्लीज आ जाइए यहां पे। अब क्या? अब ऐसे पर्सन को हम डीम्ड रेसिडेंट RNOR मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ स्टे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको यहां पे जो लिख के दिया ना, वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। क्या? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टे इन इंडिया। दैट इज द रीजन मैंने कहा कि वो चार्ट में फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली अलग किया। तो आज की डेट में इफ एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया जिसकी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन रुपीज 15 लाख है, एंड हु इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया, एंड हु इज नॉट रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 61, then he is considered as deemed RNOR in terms of 61A। ठीक है? अब जब भी किसी इंडिविजुअल का, इससे पहले कि हम इसको पूरा समिंग अप करें, एक बस लास्ट पार्ट यहाँ पे जो बचा है वो मैं देख लेता हूँ। फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट बोलती है फॉरेन सोर्स इनकम मीन्स इनकम विच
accrue or arise outside India as well as receipt outside India, but excluding the income from a business controlled from India or profession set up in India। कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट बोलती है कि टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन सोर्स इनकम एक्सीडिंग ₹15 लाख चेक करना है, तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? सर हमें सारी की सारी इंडियन इनकम लेना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट वो फॉरेन इनकम which is derived from the business controlled from India, which is derived from the business controlled from India and profession set up in India, उसे भी साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? दिस इज द अमेंडमेंट। अब मुझे बताओ, सिर्फ सोचना कहाँ है? सोचना सिर्फ वहां है जहां पर इंडियन सिटीजन, बाकी पूरा क्राइटेरिया जैसा पहले चलता था वैसे ही चलेगा। इफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes to visit India, दो बातें हो सकती है, टोटल इनकम एक्सेप्ट FSCI लेस देन और इक्वल टू 15 लाख है। स्ट्रेट अवे क्या बोलूंगा मैं? अच्छा, ये इनका स्टे कितना है? अगेन इफ स्टे मोर देन और इक्वल टू 182 डेज है तो हम बोलेंगे रेसिडेंट, और चेक करो ROR है या RNOR है। बट यदि स्टे उनका स्टे जो है लेस देन 182 डेज है तो स्ट्रेट अवे हम क्या बोल देंगे? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? अब यदि इनकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख है तो पहला क्राइटेरिया तो ये बनता है कि यदि इनका भी स्टे मोर देन और इक्वल टू 182 डेज है तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट दे आर अ रेसिडेंट, और वी आर गोइंग टू चेक ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल कंडीशन वेदर दे आर ROR और RNOR। दूसरा क्राइटेरिया ये बनता है कि यदि उनका स्टे मोर देन इक्वल टू 120 डेज है, 120 डेज है, ध्यान से सुनो, 120 डेज एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, तो हम उसको स्ट्रेट अवे बोल देंगे RNOR और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस ये बनता है उनका स्टे जो है वो लेस देन 120 डेज है, तो इस सिचुएशन में यू नीड टू बी वेरी क्लियर। दो केसेस हो सकते हैं, इज नॉट टैक्स इन एनी अदर कंट्री बिकॉज ऑफ रेसिडेंस, तो मैं क्या बोलूंगा? से RNOR in terms of 61A deemed resident and not ordinary resident। अदरवाइज यदि वो किसी कंट्री में रेसिडेंट है तो फिर हम उसे बोल देंगे नॉन रेसिडेंट। दिस इज द अमेंडमेंट। अब देखो आपको समझ में आएगा, दिस इज द अमेंडमेंट, दैट्स इट। बाकी पूरा जैसा पहले होता था वैसा ही है और कुछ गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया। जो चेंज किया है वो यहाँ चेंज किया कि इफ एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, तो उस सिचुएशन में पहला अमेंडमेंट तो ये किया कि यदि वो 120 डेज या 120 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं और 365 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं पिछले 4 सालों में, तो हम उसे RNOR मान लेंगे, डीम्ड। दूसरा चेंज क्या लाया कि वो सारे पर्सन जो कि स्टेटलेस है, मतलब वो अपना स्टे इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री के लिए वो रेसिडेंट नहीं है और बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनकी इनकम टैक्स नहीं हो पा रही, तो हम उसको डीम्ड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे यदि उनकी टोटल इनकम मोर देन ₹15 लाख है। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? अब देखो, डीम्ड RNOR मान लिया, अभी तक वो NR थे, आपने डीम्ड RNOR मान लिया, नॉन रेसिडेंट थे तो उनकी सिर्फ कौन सी इनकम टैक्स हो रही थी? इंडियन इनकम। बट जैसे ही आपने उन्हें डीम्ड RNOR माना तो अब उनकी इंडियन इनकम के साथ साथ वो फॉरेन इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, वो इनकम भी क्या टैक्स हो जाएगी? यस, दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट आती है। समझ में आया? क्लियरली समझ में आया? बेस्ट चार्ट जो है वो ये है। अब ये पूरे चार्ट को एट अ टाइम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऊपर से लेके नीचे तक देखिए इसे। आई नो डेट मैंने थोड़ा छोटा जरूर कर दिया आपके लिए, बट ऑफ कोर्स उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की है। ठीक है, दिस इज द अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। ऑलवेज रिमेंबर, यदि कोई भी इंडिविजुअल 60 दिन से कम इंडिया में है एक्सेप्ट 61A वाला पर्सन, स्टेटलेस पर्सन, वो हमेशा नॉन रेसिडेंट होगा।
वो पर्सन जो कि 182 डेज या 180 डेज से ज़्यादा है तो वो हमेशा रेसिडेंट होगा और वहाँ पर हमें ROR RNOR डिसाइड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल कंडीशन। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सारे केसेस आपके साथ मैंने डिस्कस करके एक ही चार्ट में कवर कर दिया। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो रेसिडेंशियल स्टेटस का ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट दिया ना वो फालतू दिया हुआ है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। वो चार्ट में ऑलमोस्ट सभी कुछ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो हमारा अमेंडमेंट था वो 100% कवर हो गया। अच्छा, इसी चैप्टर में एक दूसरा अमेंडमेंट भी है। सो दूसरा अमेंडमेंट क्या है? सेकेंड अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू बिजनेस कनेक्शन। उसमें जो हमने कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस पढ़ा था, जैसे हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर 2021 से वो इफेक्टिव हो जाएगा, गवर्नमेंट ने उसे एक्सटेंड करके एप्लीकेबल फॉर 21-22 कर दिया। ठीक है, अब ये होता क्या था, जनरली अर्लियर डेज में क्या होता था, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया को हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानते थे। ये बेसिकली क्या है, ये सेक्शन 9 का पार्ट है। सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 इज नथिंग बट द दैट इज डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो वहां पर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मींस एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू द ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग कंडक्टेड इन इंडिया। मतलब फिजिकल एक्टिविटी यदि इंडिया में होती थी तभी हम बोलते थे कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बट इन अ 21st सेंचुरी, आजकल 21st सेंचुरी में तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने देखा कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी जो इंडिया में कंडक्ट हो रही है उससे बिजनेस कनेक्शन मान रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, बट बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे भी जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, तो हम क्या चाह रहे थे, हम उससे भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मानकर डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माने। दैट इज द रीजन हमने, और उसको टैक्स करें इंडियन इनकम बोल के, दैट इज द रीजन हमने कंसेप्ट लाया, कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, जो कि पहले एप्लीकेबल होना था 2021 से, उसको एक्सटेंड करके 21-22 कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब ये है कि इवन दो फिजिकल एक्टिविटी आपकी इंडिया में नहीं है, बट आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इधर ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वॉट एवर इट में भी। ठीक है, तो हम उसे कवर अप कर लेंगे। बिजनेस कनेक्शन सेल इंक्लूड इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट्स अ कस्टमर हु रिसाइड्स इन इंडिया or a customer who access the advertisement through internet protocol address located in India, or sale of data collected from a person who resides in India or from a person who uses internet protocol addresses located in India, and sale of goods or services using data collected from a person who resides in India or from a person who uses the internet protocol, including the concept of significant economic presence. That is all about amendment in the chapter of residential status and scope of income. Is it clear? अच्छा, सेकेंड क्लिप में वी आर गोइंग टू कवर सैलरी चैप्टर। सैलरी चैप्टर में भी अमेंडमेंट है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में सैलरी और छोटे मोटे जो अमेंडमेंट्स है वो मैं आपको कवर करके दूंगा। ओके, थैंक यू।